बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। केजरीवाल बनारस से आज दाखिल करेंगे पर्चा नामजदगी। कौमी एकता दल की जानिब से आम आदमी पार्टी की तायद के इशारे। शाजिया इल्मी अपने बयान पर कायम, इल्जामात को किया मुस्तरद, कहा बयान का निकाला गया है गलत मतलब। मुस्लिम उलमा ने शाजिया के बयान पर जताया सख्त एतराज, कहा मुसलमान कभी हो ही नहीं सकता फिरकापरस्त। गिरिराज सिंह ने बयान पर दी सफाई, तमाम इल्जामात को बताया बेबुनियाद, कहा अभी तक जारी नहीं हुआ है गिरफ्तारी वारंट। लोकसभा इंतखाबात बांटने और जोड़ने वाले दो नजरियात के बीच जंग, राहुल गांधी का बयान, ईटीवी से की खास बातचीत। और मिस्र अब अमेरिकी इमदाद का मुस्तहिक, ओबामा इंतजामिया ने मिस्र की फौजी इमदाद को दिखाई हरी झंडी। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल आज बनारस से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। पार्टी जराये के मुताबिक केजरीवाल पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले बनारस में एक रोड शो भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कल यानी जुमेरात को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। यूपी के शहर बनारस में इस बार पूरे मुल्क की नजरें लगी हुई है। बनारस की सीट पर इस बार सख्त मुकाबले का इम्कान है। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बनारस में एक दूसरे के हरीफ हैं। आज केजरीवाल बनारस से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। पार्टी के जराये के मुताबिक केजरीवाल पर्चा नामजदगी दाखिल करने से कबल रोड शो भी करेंगे। केजरीवाल गुज़िश्ता हफ्ते से बनारस में कैंप किए हुए हैं और रोड शोज कर रहे हैं। केजरीवाल अपनी तकरीरों में मुसलसल बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान बनारस में मजबूत समझे जाने वाली जमात कौमी एकता दल ने केजरीवाल की हिमायत के इशारे दिए हैं। कौमी एकता दल के लीडर और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का कहना है कि कौमी एकता दल केजरीवाल की तायद करने पर गौर कर रहा है। अफजाल अंसारी का कहना है कि अगर केजरीवाल मोदी को शिकस्त देने के लिए मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरते हैं तो पार्टी उनकी तायद करेगी। अफजाल अंसारी ने कहा कि इस ज़िम्न में फैसला 29 अप्रैल को पार्टी की मीटिंग में लिया जाएगा। वाज़ेह कि मुख्तार अंसारी ने सेकुलर वोटों की तकसीम को रोकने को जवाज बनाकर बनारस से इंतखाबात न लड़ने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बनारस लोकसभा हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। 24 अप्रैल को मोदी के बनारस आमद के पेश नजर पूरे बनारस शहर और उसके आसपास सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। मोदी की सिक्योरिटी के लिए गुजरात से भी पुलिस की एक टीम बनारस पहुंच चुकी है। गुजरात पुलिस की यह टीम यूपी पुलिस के साथ मुतवातिर मीटिंगें कर रही है। नरेंद्र मोदी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के साथ बनारस के चंद अहम मकामात का दौरा भी करेंगे। इम्कान है कि मोदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ और विश्वनाथ टेम्पल भी जाएंगे। मोदी के दौरे के पेश नजर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर और उसके अतराफ सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी दस्ते तैनात किए गए हैं। बनारस से मोदी और केजरीवाल के अलावा कांग्रेस से अजय राय, बीएसपी से विजय प्रकाश जायसवाल, सीपीएम से हीरालाल यादव और तृणमूल कांग्रेस से इंदिरा तिवारी मैदान में है। वाज़ेह कि बनारस में 24 अप्रैल पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख है। यहां 12 मई को पोलिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल आज बनारस से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। केजरीवाल के पर्चा नामजदगी दाखिल करने को लेकर आम आदमी पार्टी कारकुनों में खासा जोश व खरोश देखा जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों से भी केजरीवाल के हामी बड़ी तादाद में बनारस पहुंच रहे हैं। वाज़ेह है कि बनारस लोकसभा हल्के से बीजेपी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को केजरीवाल टक्कर देने उतरे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मैं मुंबई से फ्लाइट से उड़ते हुए यहाँ पर भीड़ में अपने बनारस के लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद बनारस की और यहाँ के लोगों का भला देख सकती हूँ। महात्मा गांधी के पोते और आम आदमी पार्टी के लीडर राजमोहन गांधी का कहना है कि कांग्रेस बीमार हो गई है और गांधी जी के इक़्तिदार को भूल गई है, जबकि बीजेपी को महात्मा गांधी के उसूलों से ही कोई दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। राजमोहन गांधी ने ये बातें आम आदमी पार्टी के लिए तशरीह मुहिम के दौरान गांधीनगर में कही।
जहां हमारी नजर जाती है पता चलता है कि बहुत हजारों लाखों करोड़ों रुपया का खर्च हुआ है, लेकिन कुछ देखने को मिलता ही नहीं कि महात्मा गांधी का जो असूल था, पुरानी कांग्रेस तो बीमार हो गई और इसे भूल गई है और भारतीय जनता पार्टी तो उस असूलों का बिल्कुल विरोध कर रही है। तो क्योंकि गांधी जी का जो सपना था कि गरीबों को कुछ सुख मिले, कुछ राहत मिले, उनको शक्ति मिले, वो नहीं मिल रही है और आम आदमी पार्टी वो शक्ति प्रदान करना चाहती है, उसमें काफी हद तक सफल हुई है, इसलिए मैं जुड़ गया। आम आदमी पार्टी लीडर शाजिया इल्मी अपने बयान पर कायम है। शाजिया का कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, वहीं आम आदमी पार्टी ने खुद को शाजिया के बयान से ही अलग कर लिया है। वाज़ेह है कि यूट्यूब पर एक मुतनाज़ वीडियो डाला गया जिसमें शाजिया इल्मी मुसलमानों को इस बार अपने मुफाद के लिए फिरका परस्त बनने का मशवरा देती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी लीडर और गाजियाबाद से उम्मीदवार शाजिया इल्मी एक तनाजे में फंस गई हैं, जिसमें उनको ये कहते हुए दिखाया गया है कि बहुत ज्यादा सेकुलर मत बनिए, मुसलमान बहुत ज्यादा सेकुलर हैं, अब उन्हें फिरका परस्त बनना चाहिए। मुसलमान फिरका परस्त नहीं है, खुद के लिए वोट नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल हमारे हैं। मुसलमान तवील अरसे से सेकुलर हैं, कांग्रेस और समाजवादी को जीत दिला रहे हैं। इस बार सेकुलर मत बनिए, इस बार अपने घर को देखिए। शाजिया के वीडियो के मंजरे आम पर आते ही सियासी हलकों में इस पर जबरदस्त रद्द अमल आया। चारों जानिब से शाजिया की तनकीदें होने लगी। आम आदमी पार्टी ने भी खुद को शाजिया के बयान से अलहदा कर लिया। मेरा मानना है कि शाजिया को ऐसा नहीं कहना चाहिए। इवन इफ कोई इस तरह की बात भी कर रहा है तो आम आदमी पार्टी तो इस तरह की पॉलिटिक्स में यकीन नहीं करती और किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी एक संप्रदाय या क्षेत्र के लोगों को सिर्फ इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट करना है कि वो क्षेत्र के नहीं, हम तो पूरे हिंदुस्तान को एक करने पे यकीन करते हैं और उसी की हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं मानता हूं शाजिया ने गलत बोला है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उधर बीजेपी ने शाजिया के बयान को फिरका परस्ती की सियासत से ताबीर किया। आरोपों की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी, जिसकी लगातार कथनी और करनी में बहुत गैप है, आज उनका मुझे लगता है एक सांप्रदायिक सोच स्पष्ट रूप से सामने आया है। जब शाजिया इल्मी उनके पार्टी के कोर ग्रुप की मेंबर ऐसे ही भड़काऊ भाषण देते हैं और धर्म के नाम पर वोट की अपील भी कर रही है और भय भी फैलाने की बात जो हो सकता है कर रही हो, तो मुझे लगता है कि ये उनकी सांप्रदायिक सोच उस पार्टी को स्पष्ट रूप से सामने लाती है। दूसरी जानिब शाजिया का कहना है कि उनके इस बयान को गलत तनाजुर में देखा जा रहा है। मैं साफ साफ ये कह रही थी कि आपको किसी का सियासी गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में सोचिए, जो आपको बेहतर मुस्तकबिल दे, जो आपके रोजगार और तालीम की बात करे, वो तो आपको कांग्रेस से मिला नहीं है। अगर मैं कहती सिर्फ मुसलमान को वोट दे तो वो कम्युनल बात होती। तो अगर मैं किसी से कहती हूँ कि आप स्मार्ट ना बनिए, तो उसका मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आप बेवकूफ बनिए। तो मैं इस तरह से उसको बात को समझा रही थी कि आपका हुआ क्या है, आप डर कर कब तक रहेंगे कि आरएसएस आ जाएगा या मोदी आ जाएगा। आप देखिए आपके बेहतरी के लिए क्या है। वाज़ेह है कि शाजिया इल्मी गाजियाबाद लोकसभा हलके से मुकाबला कर रही हैं, जहां उनके खिलाफ कांग्रेस से अदाकार राज बब्बर और बीजेपी से साबिक फौजी सरबराह वीके सिंह खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर मुसलमानों और फिरका परस्ती से मुतालिक आम आदमी पार्टी लीडर शाजिया इल्मी के बयान पर उलमा ने एतराज जता दिया है। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने कहा है कि मुसलमान कभी भी फिरके परस्त हो ही नहीं सकता, जबकि लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महरी ने मुतालबा किया कि शाजिया को अपने बयान की वजाहत जरूर करनी चाहिए। मुसलमान कम्युनल नहीं हो सकता। अल्लाह और रसूल ने कम्युनल होने को नहीं बताया, बल्कि उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की तालीम दी है। और शाजिया इल्मी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता और प्यार और प्रेम ये पहली चीज है और वोट बाद की बात है। हमें सबको मिलजुल कर रहना है और जो अच्छा कैंडिडेट है उसी को कामयाब करना है।
शाजिया इल्मी का यह बयान बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है एंड इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। और उनको इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि इस मुल्क की खूबसूरती इस मुल्क के सेकुलरिज्म में है और इस मुल्क के मुसलमानों ने हमेशा एक सेकुलर लीडर को ही इलेक्ट किया है मुल्क को गवर्न करने के लिए, मुल्क को लीड करने के लिए। इस वजह से ये कहना कि मुसलमान कम्युनल हो जाए निहायत ही काबिल एतराज और काबिल मजम्मत बयान है। हम समझते हैं कि उनको अपने इस बयान की वजाहत करनी चाहिए। और अब बात करेंगे बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह की, जिनका कहना है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं हुआ है। उन्होंने अपने खिलाफ तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताया है और इलेक्शन कमीशन के हुक्म को मानने की यकीन दहानी भी कराई है। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने गिरिराज सिंह पर जुज़वी पाबंदी आयद कर दी है और उनकी गिरफ्तारी का इम्कान भी बताया जा रहा है। देखिए, एक तो पहली बात कहेंगे कि अभी तक वारंट कहीं से जारी नहीं हुआ है, ये मीडिया में कहां से आया, लेकिन हाँ एफआईआर लॉन्च हुआ है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के हर निर्देशन का हम पालन करेंगे और अपील करेंगे अपने जवाब में कि मेरे बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के उसको देखा गया है, पूरे समग्रता में देखने की जरूरत है और मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। काउंसिल के सदर मौलाना आमिर इरशादी ने ईटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि जंग आजादी और उसके बाद भी मुसलमानों ने मुल्क की यकजहती के लिए बारहा अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। उन्होंने कहा कि शर्मंगेज बयान देकर गिरिराज सिंह जैसे सियासी लीडर मुल्क के सेकुलर ताने बाने को सख्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे ज्यादा तीखी बोल सकते हैं, लेकिन हम उनकी तरह बदतमीज और बेहूदी जुबान इस्तेमाल करके इस मुल्क के संविधान को गाली नहीं देना चाहते। लोकतंत्र की इज्जत करते हैं। लोकतंत्र में हर इंसान को हक हासिल है कि अपनी आवाज को बुलंद तरीके से, बेहतर तरीके से पेश करें। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आपको लगता है कि लोगों में कुछ नाराजगी यूपीए सरकार को लेकर है, लोग बदलाव चाह रहे हैं? कि आपको ऐसा लग रहा है कुछ? 10 साल छोटा समय नहीं होता है, लंबा समय होता है। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी होती है और है। और ये भी नहीं कह रहा हूं कि यूपीए ने गलतियां नहीं की हैं, 1-2 गलतियां भी की हैं, मगर काम भी बहुत किया है। 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है, छोटा काम नहीं है। पहली बार इतिहास में हुआ है। लोगों को अधिकार दिया है जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। भोजन का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को, रोजगार का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को, शिक्षा का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जनूबी कश्मीर में हालिया मिलिटेंट हमलों के बाद अनंतनाग में हो रहे इंतखाबात के पेश नजर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस के मुताबिक जनूबी कश्मीर में इस वक्त कई मकामी और गैर मुल्की मिलिटेंट सरगर्म हैं जो कि इंतखाबात में रखना डालने की ताक में है। ताहम इंतखाबात को सही और पुरअमन तौर से अंजाम देने के लिए पुलिस और मुख्तलिफ फोर्सेस के माबैन एक मुश्तरका हिकमत अमली तय पाई है और इजाफी सिक्योरिटी कंपनियों की भी मदद हासिल की गई है। नाइट पेट्रोलिंग आर्मी, पुलिस, सीआरपी का ज्वाइंटली है, उसको बढ़ा दिए गए। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्स लाया गया है सीआरपीएफ, और नाका चेकिंग किया जा रहा है और पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रहे हैं कि फर्दर कोई हम लोग को डैमेज नहीं हो और जो इलेक्शन है वह सही से हो सके। तो प्री पोल होता है जिसमें कि आप देखते होंगे कि नाका चेकिंग होता है, नाइट पेट्रोलिंग होता है। उसके अलावा इलेक्शन दिन के लिए हम लोग क्या आरओपी लगाएंगे और हर एक पोलिंग बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा और उसके अलावा क्यूआरटी सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर ऑफिसर के पास। मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने अपनी बातों को आवाम तक पहुंचाने के लिए मुल्क की इलाकाई जबानों के सबसे बड़े नेटवर्क ईटीवी को चुना। ईटीवी के साथ खास बातचीत में राहुल गांधी ने यूपीए 3 बनने का भरोसा भी जताया। इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल गांधी से तमाम मुद्दों पर तफसील से बातचीत की हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ आशित कुणाल ने।
16वीं लोकसभा के चुनावी समर में अपोजिशन के तमाम हमले झेलते हुए कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने अपना पूरा ध्यान इंतखाबी मुहिम और अवामी मफाद के कामों पर मरकूज रखा है। अपोजिशन के हमलों का जवाब देने के बजाय राहुल गांधी अपनी हुकूमत के कामों को अवाम तक पहुंचाने में लगे हैं। मुल्क के सबसे बड़े इलाकाई न्यूज नेटवर्क ETV से खास बातचीत में कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात दो नजरियात की लड़ाई है। देखिए, हर एक चुनाव जरूरी होता है। ये हिंदुस्तान की चॉइस है, हिंदुस्तान का डिसीजन है, तो हर एक चुनाव जरूरी होता है। ये दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक हमारी विचारधारा जो कहती है कि हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को प्रगति में शामिल होना चाहिए, हर धर्म के व्यक्ति को एक साथ खड़ा होना चाहिए, भाईचारे से, प्यार से आगे बढ़ना चाहिए। और विपक्ष की विचारधारा जो कहती है, बांटती है, गुस्से की राजनीति करती है, क्रोध की राजनीति करती है। राहुल गांधी ने बदउनवानी और महंगाई को तरक्की की राह में रुकावट मानते हुए इससे लड़ने की बात कही। इस मुद्दे पर अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नायब सदर ने कहा कि वो बदउनवानी से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन कैसे लड़ेंगे इस बारे में कोई पॉलिसी उनके पास नहीं है। अब आप अगर सीरियसली भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं तो दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता को पावर देना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जो आपको डिसीजन लेना चाहिए, जो सिटीजन को डिसीजन लेना चाहिए, वो आज चीफ मिनिस्टर लेता है, वो आज DM लेता है। तो सिटीजन को ज्यादा एम्पावर करना है, ठीक है, पहला काम। पॉलिटिकली करना है, पंचायती राज के थ्रू करना है, उसको और पॉलिटिकल पावर देने से करना है, पहली बात। दूसरी बात, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बिना नहीं हो सकता है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उनके नेता कहते हैं, मगर प्रपोजल क्या है उनका, क्या प्रपोज किया है? हम RTI लाए जो पहले बंद कमरों में चलता था, आपको किसी को मालूम नहीं होता था। आपके यहां सड़क बन रही है, आधा पैसा चोरी होगा, पता ही नहीं लगा सकते। हमने आपको RTI दिया, हिंदुस्तान को RTI दिया, अब कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। मुल्क के मसाइल और UPA हुकूमत के कामों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने गुजरात की हकीकत भी बयान की। उन्होंने कहा कि गुजरात में RTI और लोक आयुक्त नहीं है, कोर्ट की हिदायत का भी ख्याल नहीं रखा गया है। लोकपाल बिल हम लाए, 5 बिल रखे हमने पार्लियामेंट में, और जैसा लोकपाल है, जैसा RTI है, वैसे वो 5 बिल उसको हम पास करने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका। बीजेपी के नेताओं ने कहा ये राहुल गांधी के बिल है। ये राहुल गांधी के बिल नहीं है, ये जनता के बिल है। सचमुच में लड़ना चाहते हैं तो बोलने से काम नहीं होगा। सचमुच लड़ना चाहते हैं तो कार्रवाई करनी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना है ये, और हमने काफी किया, ठीक है। जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखा हमने उस पर एक्शन लिया। अब दूसरी साइड देखिए, गुजरात में RTI कमिश्नर नहीं है, मतलब भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। लोक आयुक्ता नहीं है, कोर्ट ने कहा है कि भैया लोक आयुक्ता लाइए, RTI लाइए, कुछ नहीं। एक चौकीदार है वहां पे, वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं गुजरात का। हमें एक चौकीदार नहीं चाहिए, हमें सिटीजन को चौकीदार बनाना है। राहुल गांधी ने UPA 3 बनने की सूरत में मजबूत मैन्युफैक्चरिंग देने का जिक्र किया। ETV के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि UPA 2 ने मजबूत मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद रखी है, जिसका आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा। वहीं UPA 3 में हर फर्द को रहने के लिए घर दिया जाएगा। साथ ही खवातीन की सलाहियत का मुल्क के मफाद में इस्तेमाल किया जाएगा और उन्हें मुनासिब शनाख्त दी जाएगी। मुफ्त की दवाई, स्वास्थ्य का अधिकार। अगर आप अस्पताल में जाएंगे, अगर आप गरीब हैं तो आपकी वहां पे इज्जत होगी। अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत होगी, ऑपरेशन मिलेगा। दूसरा, छत का अधिकार। गांव में लोग रहते हैं, शहरों में रहते हैं, टूटी हुई छत होती है, किसी के पास छत नहीं होती है। हम गारंटी करके हर व्यक्ति के सिर के ऊपर एक मजबूत छत डालेंगे। 2 चीजें। तीसरी चीज जो मेरे लिए सबसे जरूरी है, इस देश में 50% महिलाएं, और सच्चाई ये है कि महिलाओं की शक्ति को हम ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। महिलाएं पीछे हैं, छुपी हुई हैं, उनको आगे लाना है। 33% आरक्षण, महिला पुलिस स्टेशन,
और जिस प्रकार से हमने करोड़ों महिलाओं को बैंक से जोड़ा है, SHG के माध्यम से छोटे छोटे बिजनेस चालू किए, उन्होंने गाय पाली, आपने बिहार में देखा होगा, उस प्रकार से हम करोड़ों महिलाओं को बैंक से जोड़ना चाहते हैं, उनको एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने ETV के साथ इस खास बातचीत में गुजरात फसादात का दर्द भी जाहिर किया और उम्मीद जताई कि एक दिन मोदी कानून की जद में जरूर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बॉलीवुड फिल्म अदाकार रज़ा मुराद का कहना है कि आखिर इलेक्शन के वक्त ही तमाम सियासी पार्टियां क्यों मुसलमानों के पास सिर्फ वोट मांगने आती है। रज़ा मुराद ने आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए मुसलमानों की फलाह बहबूद के तई तमाम सियासी पार्टियों की नीयतों पर भी सवाल उठाया। देखिए, हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और सब जो हैं वोटरों को लुभा रहे हैं, और खास तौर से यहाँ पर जो मुस्लिम वोट्स हैं वो फैसला कुन वोट्स हैं, वो जिसकी तरफ पड़ेंगे उसी का पलड़ा भारी होगा। तो आज हर कोई जो है, हर पार्टी जो है मुस्लिम मोहल्लों में ज्यादा जा रही है। अफसोस की बात यह है कि इन मोहल्लों में सिर्फ चुनाव से पहले जाने का ख्याल क्यों आता है। एक शेर है कि कहां थे आप जमाने के बाद आए हैं, कहां थे आप जमाने के बाद आए हैं, मेरा शबाब जाने के बाद आए हैं। तो वही हो रहा है, वोट मांगने तो सब आ जाते हैं, लेकिन एक बार जीतने या हारने के बाद कोई आता नहीं है। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इनके जो नतीजे हैं वो देश की राजनीति पर, देश के लोकतंत्र पर एक लंबा और गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक हमारी विचारधारा जो कहती है कि हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को प्रगति में शामिल होना चाहिए, हर धर्म के व्यक्ति को एक साथ खड़ा होना चाहिए, भाईचारे से, प्यार से आगे बढ़ना चाहिए। और विपक्ष की विचारधारा जो कहती है, बांटती है, गुस्से की राजनीति करती है, क्रोध की राजनीति करती है। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। हिफ्ज़ान सेहत और बच्चों की टीकाकारी में मुस्लिम अक्सरियती रियासतें उत्तर प्रदेश व बिहार से निचले पायदान पर है। दिल्ली में आलमी सेहत की तंजीम यूनिसेफ की जानिब से उर्दू एडिटर्स के साथ कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान में रियासतों के ताल्लुक से पेश किए गए आदाद और शुमार में ये इंकशाफ हुआ है। टीकाकारी न कराने में सरफहरिस्त 6 रियासतों में गुजरात सबसे निचले तो यूपी सबसे ऊंचे पायदान पर है। बच्चों में हिफ्ज़ान सेहत और टीकाकारी के मैदान में काम करने वाली सेहत की मारूफ तंजीम यूनिसेफ ने गुज़िश्ता साल उर्दू जबान को सेहत के साथ मरबूत किया था। हिंदुस्तान में टीकाकारी को फरोग देने के मकसद से उर्दू मीडिया के साथ यूनिसेफ की ये दूसरी कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिसेफ की जानिब से हिंदुस्तान में टीकाकारी की कामयाबी और नाकामी से मुतालिक आदाद-ओ-शुमार पेश किए गए। बिहार एंड वेस्ट बंगाल has a higher number of Muslim population, the concentration of Muslim population is there. And this class, economically, educationally and socially are the most deprived one. We have to reach out to them. They are our own people and they deserve to live a decent life. We, people from the Urdu media, we have a greater responsibility to play. So today, World Fire, we're kicking off the World Immunization Week, which is a week where everybody needs to be more aware of the importance of immunization and to bring your children to be immunized. For this, we have to reach all public, and we feel that Urdu media can really help us to reach out to parents and caregivers in those areas where we really feel we need to boost the immunization program. नौमौलूद बच्चों को तरह तरह की बीमारियों से बचाने में हिफाजती टीकों का अहम किरदार होता है। ये टीके पैदाइश के बाद से 5 साल की उम्र तक उमूमन लगाए जाते हैं। मुल्क में हर साल तकरीबन 27 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। ताहम इन बच्चों में से महज 9 मिलियन बच्चों को ही मामूल के हिफाजती टीके लग पाते हैं। हालांकि टीकाकारी के मैदान में हिंदुस्तान ने 1992 से अब तक लंबा सफर तय किया है और 92 के 35% के मुकाबले में 2009 तक के सर्वे में हिंदुस्तान में 61% बच्चों तक
टीकाकारी को कामयाबी से पहुंचाने में कामयाबी मिली है। यूनिसेफ की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि जिन रियासतों में खवातीन की ख्वानदगी का तनासुब जितना बेहतर है, वहां पर टीकाकारी उतने ज्यादा तनासुब में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अमेरिका ने मिस्र के लिए अमेरिकी इमदाद की हुसूल कर दिया है। ओबामा इंतजामिया ने मिस्र की फौजी इमदाद को हरी झंडी दिखा दी है। अमेरिका के मुताबिक मिस्र के साथ अस्करी ताल्लुकात को जिला बख्शने के मकसद से फैसला किया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने इस सिलसिले में मिस्र की वज़ारत ख़ारजा को इत्तला दे दी है कि अब मिस्र के साथ अस्करी रिश्तों को बहाल किया जाएगा। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा से जारी एक बयान में अपील की गई है कि मिस्र इक़्तिदार की जमहूरी तरीके से मुंतक़ली को यकीनी बनाए ताकि मिस्र के शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। वाज़ेह है कि अमेरिका ने मिस्र के माज़ूल सदर मोहम्मद मोर्सी की बेदखली के बाद गुज़िश्ता जुलाई से फौजी इमदाद रोक दी थी। नाज़रीन, अब आपको सीधे लिए चलते हैं बनारस, जहां आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल अपने पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। ये हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं बनारस से। आखिर में हेडलाइंस पर फिर एक नजर। केजरीवाल बनारस से दाखिल करने वाले हैं अपना पर्चा नामजदगी। कौमी एकता दल की जानिब से आम आदमी पार्टी की तायद के इशारे। शाजिया इल्मी अपने बयान पर कायम, इल्जामात को किया मुस्तरद, कहा बयान का निकाला गया है गलत मतलब। मुस्लिम उलमा ने शाजिया इल्मी के बयान पर जताया सख्त एतराज, कहा मुसलमान कभी हो ही नहीं सकता फिक्र परस्त। गिरिराज सिंह ने बयान पर दी सफाई, तमाम इल्जामात को बताया बेबुनियाद, कहा अभी तक जारी नहीं हुआ है गिरफ्तारी वारंट। लोकसभा इंतखाबात बांटने और जोड़ने वाले दो नजरियात के बीच जंग, राहुल गांधी का बयान, ETV से की खास बातचीत। और मिस्र अब अमेरिकी इमदाद का मुस्तहिक, ओबामा इंतजामिया ने मिस्र की फौजी इमदाद को दिखाई हरी झंडी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इनके जो नतीजे हैं वो देश की राजनीति पर, देश के लोकतंत्र पर एक लंबा और गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक हमारी विचारधारा जो कहती है कि हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को प्रगति में शामिल होना चाहिए, हर धर्म के व्यक्ति को एक साथ खड़ा होना चाहिए, भाईचारे से, प्यार से आगे बढ़ना चाहिए। और विपक्ष की विचारधारा जो कहती है, बांटती है, गुस्से की राजनीति करती है, क्रोध की राजनीति करती है। ETV सुपर एक्सक्लूसिव राहुल गांधी दिल से, आज रात 9 बजे फिर से ETV के उर्दू और हिंदी चैनल्स पर।